मतलब यही है भाई, वन वुमेन मैन बनना पड़ेगा या वन मैन वुमेन, ऐसे बनना पड़ेगा आप लोगों को। ये नहीं कि भाई बीच में चीट कर रहे हो, उसने कहीं चीट कर लिया आप। क्योंकि दोनों पार्टनर्स को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, दोनों पार्टनर्स को फॉर्म्स भरने हैं। उसमें ये होता है कि जैसे आपकी मंगनी हो रखी है और आप शादी करना चाह रहे हो या अगर मैं सिटीजन हूँ, मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मेरे को वहाँ पे कोई लड़की पसंद आ गई, तो बंदे ने चीट कर दिया पीछे से, फिर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ आते हैं, या फिर मैं पहले आ गया और उसको आना है और मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ, और पीआर कितने टाइम में होती है, एस्टिमेट इसका वेट टाइम कितना होता है? आपका रिलेशनशिप प्राइवेट है, किसी को पता ही नहीं है, पब्लिक में आप कभी इकट्ठे गए नहीं आप। ये सब भी होता है। और अगर भाई ऐसे हम आ तो गए, शादी भी हो गई, उसका रिलेशनशिप टूट गया, लड़का लड़की रहते हैं और लड़की का कोई और बॉयफ्रेंड वो घर आना शुरू हो गया, जो हमारे गए कपल्स को पीआर आई थी वो दूसरी कंट्री में रहते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्टनर वीजा इज वेरी एक्सपेंसिव एप्लीकेशन। वेलकम मॉर्निंग एट हर कैट चैनल, दिस इज योर शारजा। आज है भाई हम वापस आ चुके हैं होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस, एंड हियर वी हैव मिस्टर गगनदीप सिंह। हेलो कर दो। हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? बस बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। एक ना कंप्लेंट है मेरे व्यूअर्स से आपके लिए। हाँ जी। आप रिप्लाई नहीं करते, आप ना ऐसे लोगों को लग रहा है गगन पाजी में बहुत एटीट्यूड है, पाजी रिप्लाई नहीं करते। नहीं यार भाई, यार बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैंने पूरी टीम लगा रखी है अब तो, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी हैवी नंबर्स आ रहे हैं। काफियों से रिज्यूमे रिक्वेस्ट भी गई है, जिनके उनके केसेस थे, और बाकी कईयों को काफियों को कॉल भी गई है। तो जिनको नहीं गई स्टे टाइट, हम उसके ऊपर लगे हुए हैं। आज चिंता मत करो, हर एक बंदे को रिस्पॉन्स आएगा, डोंट वरी। सबका रिस्पॉन्स आ जाएगा भाई। एंड ऐसा नहीं है कि भाई अब जबरदस्ती किसी को रिप्लाई नहीं हो रहा। जैसे कमेंट आए थे, ठीक है, लास्ट कुछ वीडियोस पे कि होलिस्टिक वाले तो रिप्लाई नहीं करते भाई, पर भाई बहुत सारी जैसे लोग मतलब अपने रिज्यूमेज और इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते हैं, तो उसको फिल्टर आउट करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है टीम के लिए। इसलिए पाजी ने और ज्यादा बंदे हायर कर लिए कि काम आसान हो जाए और सबके पास टाइम टू टाइम मैसेजेस और रिप्लाईज पहुंच जाए। और हम भी वेट करते हैं कि आप भी मैसेज वापस करो, है ना क्योंकि कई बारी लोग ना इन्फॉर्मेशन पूछ के गोस्ट हो जाते हैं। होता है ऐसे? नहीं होता है अभी। कल भी हम कुछ देख रहे थे, जिनको रिज्यूमे रिक्वेस्ट गई थी उन्होंने रिज्यूमे नहीं भेजे हुए हैं। तो इनफैक्ट उन्होंने डबल आपके फॉर्म डबल भरे हुए हैं, पर रिज्यूमे रिक्वेस्ट नहीं आई हुई है। रिक्वेस्ट नहीं आई, तो फॉर्म तो बार बार भरी जा रहे हैं, पर अगर हम कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिप्लाई भी होना चाहिए ना। अगर हमें रिज्यूमे रिक्वेस्ट नहीं आई तो हम उनका केस कैसे असेस करेंगे ना। तो हमारे लिए तो वो डबल काम है। क्लाइंट नहीं छोड़ेंगे, कोई चिंता मत करो। तो अगर आप लोग लिटरली सीरियस हो, वीडियो के नीचे फॉर्म होता है, आप लोग आप उस फॉर्म को जाकर भर सकते हो, एंड द टीम विल रीच आउट टू यू, सॉल्व योर क्वेरीज, एंड आप लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया आने का एक रास्ता बन जाएगा। या जो लोग यहाँ पर है उनके दिमाग में भी काफी सारे डाउट्स है, पीआर कैसे लेनी है, हम लोगों की कोई पार्टनर है उसको कैसे ऑस्ट्रेलिया बनाना है। हाँ, पार्टनर वाली बात आज हम करेंगे। जो भी आप लोगों की माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेरीज है, तो आप लोग नीचे एक फॉर्म है, ठीक है, जाके आप लोग उसको भर सकते हो। आज हम लोग पार्टनर वीजा के ऊपर बात करते हैं कि भाई हम लोग यहाँ रहते हैं, मेरी पार्टनर इंडिया में रहती है या मेरा पार्टनर इंडिया में रहता है, तो उसको हम लोग कैसे बुलाएं, ठीक है। या फिर ऑलरेडी वी आर एन एग्जिस्टिंग क्या बोलेंगे, पार्टनर्स इन अ रिलेशनशिप हियर इन ऑस्ट्रेलिया, तो हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं और हम लोगों को पीआर लेने में कैसे आसानी हो सकती है। या फिर अगर मैं सिटीजन हूँ, मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मेरे को वहाँ पे कोई लड़की पसंद आ गई, या वाइस वर्सा, ठीक है, तो कैसे सीन हो सकता है, वो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। गगन जी विल हेल्प अस आउट नोइंग ऑल द सॉल्यूशंस। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गगन भाई, अगर एक प्रोस्पेक्टिव रिलेशनशिप, मैंने कुछ सुना था ऐसे फियांसे वीजा या प्रोस्पेक्टिव मैरिज, वो क्या होता है? उसमें ये होता है कि जैसे आपकी मंगनी हो रखी है और आप शादी करना चाह रहे हो, या आपके पास कोई सेट टाइम है कि आप शादी करने के लिए अपने पार्टनर को ऑस्ट्रेलिया बुलाना चाह रहे हो। अब कुछ लोग तो जैसे यहाँ से इंडिया गए, पाकिस्तान गए, जहाँ गए वहां जाके शादी कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा मन है, हम यहाँ पर किसी अच्छी लोकेशन पे शादी करेंगे, या हमारे तो सारे गेस्ट यहीं पर हैं, तो हम इंडिया जाके नहीं शादी करना चाहते, हम यहाँ आके करना चाहते हैं। जिनका एम ऑस्ट्रेलिया में आके शादी करने का है, फिर वो फियांसे वीजा या प्रोस्पेक्टिव मैरिज वीजा जिसको बोलते हैं, वो लॉन्च करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा पार्टनर मेल या फीमेल अगर ऑस्ट्रेलिया आता है, तो ऑस्ट्रेलिया आके फिर शादी होती है, आपको सेलिब्रेंट से लेटर लेकर देनी पड़ती है कि कब आपने शादी करनी है, और एक सेट टाइम के बीच में आपको शादी करनी पड़ती है। वो आपको ऑस्ट्रेलिया आने के बाद अगर शादी नहीं करोगे तो वो वीजा एक्सपायर हो जाएगा। और कौन से टाइप के वीजाज होते हैं पार्टनर वीजा के अंदर? देखो, पहला इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं। एक तो जो हमने डिस्कस कर ली, फियांसे वीजा या प्रोस्पेक्टिव मैरिज। उसके अलावा होता है ऑफशोर पार्टनर वीजा और ऑनशोर पार्टनर वीजा। ये दोनों पार्टनर वीजा, इन दोनों की दो स्टेज होती हैं। अब स्टेज 1 का है कि जिसके अंदर पार्टनर का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि शादी हो, इट कैन बी अ डिफेक्टो रिलेशनशिप एज वेल। तो अगर आपका रिलेशनशिप डिफेक्टो या पार्टनर कोई भी रिलेशनशिप है और आपका पार्टनर ओवरसीज है, तो ओवरसीज से वो ऑस्ट्रेलिया कैसे आएगा, वो ऑफशोर में कंसिडर होता है। अगर आप मान लो ऑस्ट्रेलिया में ही हो और आपकी शादी या पार्टनर ऑस्ट्रेलिया में ही है और उसको आपने परमानेंट रेजिडेंट का वीजा दिलाना है, तो वो ऑनशोर में कंसिडर होता है। और ये दोनों वीजा के अंदर पहले आप स्टेज 1 डालते हो, फिर स्टेज 2 डालते हो। जैसे इसका नाम है पार्टनर वीजा, इसका सारा जो फोकस है डिपार्टमेंट का, दैट इज ऑन
द जेन्युइननेस ऑफ द रिलेशनशिप। इसमें वो सिर्फ यही चेक करते हैं कि रिलेशनशिप जेन्युइन है कि नहीं है, रिलेशनशिप ऑनगोइंग है कि नहीं है, मतलब ये आप कंटिन्यूअस रिलेशनशिप रखना चाहते हो कि नहीं जी हमारा अभी रिलेशनशिप है, हम 6 महीने में पता नहीं हो ना हो, हमारे पेरेंट्स माने ना माने, ये हो ना हो। नहीं, अगर ये क्राइटेरिया है कि रिलेशनशिप होना चाहिए पहला, और ऑनगोइंग होना चाहिए और कंटिन्यूइंग होना चाहिए कि रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टर्म के लिए आपने रिलेशनशिप में हो, आप ये सोचते हो कि हम पूरी लाइफ इकट्ठे बिताएंगे, तो इसमें उसके आसपास ही पूछते रहेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फॉर्म्स देने हैं, उसके अंदर कंसिस्टेंसी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, दोनों पार्टनर्स को फॉर्म्स भरने हैं, आप कब मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, और इकट्ठे रहने का प्रूफ, गिफ्ट्स का प्रूफ, कॉल्स का प्रूफ, ये सारे प्रूफ देने होते हैं। तो बंदे ने चीट कर दिया पीछे से फिर। देखो इसलिए स्टेज 2 बनी है। ये सारा कुछ आपको स्टेज 2 पे ही प्रूव करना है। जो आप स्टेज 1 पे प्रूव कर रहे हो कि इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे गिफ्ट दे रहे हैं, इकट्ठे जॉइंट अकाउंट्स हैं हमारे, देखो जॉइंट अकाउंट वैसे जरूरी नहीं होता, पर इकट्ठे खर्च कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको जेन्युइननेस का प्रूफ देना होता है करंट, और 2 साल के बाद स्टेज 2 में भी सेम चीज का प्रूफ देना होता है। मतलब यही है भाई, वन वुमेन मैन बनना पड़ेगा या वन मैन वुमेन, ऐसे बनना पड़ेगा आप लोगों को। ये नहीं कि भाई बीच में चीट कर रहे हो, उसने कहीं चीट कर लिया, आपने कहीं चीट कर रहे हो एक दूसरे का, ऐसे ठीक है। एक जेन्युइन रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। रिलेशनशिप रजिस्टर करवाना होता है, इजी प्रोसेस होता है, ऑनलाइन गवर्नमेंट के फॉर्म पे जाकर आप लोगों को फॉर्म फिल आउट करना होता है, एंड वहां से आप लोगों का रिलेशनशिप रजिस्टर हो जाता है। और बात एक बात होता है, अगर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया दोनों साथ आते हैं, या फिर मैं पहले आ गया और उसको आना है और मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ, तो क्या क्या चीजें ऑप्शंस बन सकते हैं लोगों के लिए? कि मान लो कि किसी की गर्लफ्रेंड आ रही है, वो बंदा उदास है, अपनी नस काट रहा है इंडिया में बैठ के कि वो चलेगी, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। बट इफ दे ट्रूली लव ईच अदर एंड दे वांट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया, तो हाउ थिंग्स कैन गो? नहीं, आप स्टूडेंट वीजा की बात कर रहे हो, पार्टनर वीजा की बात? मतलब वही कि अगर एक आ गया स्टूडेंट पे तो दूसरा कैसे आ सकता है उसके सपोर्ट पे? ऐसे हो सकता है कुछ? हाँ, पर वो पार्टनर वीजा नहीं होता, वो स्टूडेंट डिपेंडेंट में कंसिडर होता है। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है और उसका जो पार्टनर ऑस्ट्रेलिया आया है, उसके पास डिफेक्टो रिलेशनशिप है या वो मैरिड है, तो वो उसको आप एज अ स्टूडेंट डिपेंडेंट बुलाएगा। उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, पार्टनर वीजा का डिफरेंट है। पार्टनर वीजा स्पेसिफिकली जिसका एक पार्टनर ऑस्ट्रेलियन पीआर या सिटीजन ओके या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन। और अगर कोई पार्टनर डिपेंडेंट, स्टूडेंट पार्टनर डिपेंडेंट, क्या था वो? उसके अलावा जो भी वीजा है ना, वो उसके डिपेंडेंट होते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट डिपेंडेंट होगा, वर्क परमिट में तो वर्क परमिट डिपेंडेंट होगा। तो वो जो वीजा सब क्लास पे आप हो, उसके डिपेंडेंट वीजा होता है वो, पर वो पार्टनर वीजा में कंसिडर नहीं होता, और उसका क्राइटेरिया पार्टनर वीजा वाला नहीं होता। उसका क्राइटेरिया उस वीजा वाला होता है जिसके डिपेंडेंट वो आ रहा है। ओके और पीआर कितने टाइम में होती है? एस्टिमेट इसका वेट टाइम कितना होता है? देखो, पार्टनर वीजा के अंदर जो स्टेज 1 है, वो स्टेज हमारी कहीं 6 महीने से लेके 2 साल तक लगा रही है। बीच में इन्होंने फास्ट कर दी थी, 6-8 महीने में भी आने लग गया था, पर 6 महीने से 2 साल भी लग रहे हैं कईयों के। अब जो स्टेज 1 अगर लेट आ रही है, उसका लॉन्ग टर्म में इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि जब स्टेज 1 लेट आ रही है तो स्टेज 2 का तो सेट क्राइटेरिया डेट ऑफ फर्स्ट लॉजमेंट से 2 साल में आपकी स्टेज 2 डल जानी है। Okay. अगर आपके 2 साल भी लग गए पहली स्टेज को, और फिर कई बार क्या होता है कि सीधा वो स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का रिजल्ट इकट्ठा दे देते हैं, क्योंकि जो फाइल है पहली फाइल को ही कंसिडर किया जाता है लॉजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज। उसके लिए अलग से सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं, पर अलग से लॉजमेंट्स नहीं होती हैं। तो इसलिए स्टेज 1 और स्टेज 2 इज लॉज्ड एट फर्स्ट, और स्टेज 2 का रिजल्ट जब आएगा वो 2 साल फ्रॉम फर्स्ट लॉजमेंट से है। इस चक्कर में जो बंदे ऑफशोर हैं उनके लिए ऑफ कोर्स ये पेनफुल है कि उनको 2 साल या 1.5 साल या 6 महीने ओवरसीज काटना पड़ रहा है। पर जो बंदे ऑनशोर हैं उनको इतना मेजर फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी फाइल डिले हो रही है, क्योंकि उनकी सेकंड स्टेज तो उसी हिसाब से डलनी है। इन सारी चीजों में डॉक्यूमेंटेशन किसी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है या फिर इजी होती है? जैसे स्टूडेंट वीजा जैसी खतरनाक होती है ना एप्लीकेशन, वैसे होती है या आसान सी होती है? नहीं, ये स्टूडेंट वीजा से ज्यादा मुश्किल होती है। अब चक्कर के जैसे मैंने आपको बताया कि द होल आइडिया इज टू सी द जेन्युइननेस ऑफ द रिलेशनशिप। अब जेन्युइननेस के लिए पहले तो फॉर्म्स होते हैं जो लड़का लड़की या जो भी पार्टनर्स हैं वो भरते हैं। वो फॉर्म्स में इंडिविजुअली उनको लिखना होता है कि कब मिले, कैसे मिले, कहाँ रहते हो, घर में कितने कमरे हैं, तो ये सारी चीजें बतानी होती हैं। वो दोनों मैच होनी चाहिए। लाइकवाइज तुम कोई डॉक्यूमेंटेशन देते हो तो डॉक्यूमेंटेशन वो बंदा अपने एड्रेस प्रूफ देता है, दूसरा पार्टनर अपने एड्रेस प्रूफ देता है। प्रूफ करने के लिए हम एक ही एड्रेस पे रहते हैं। फिर उसके बाद गिफ्ट देते हैं, वो जरूरी नहीं देने हैं, पर अगर किसी ने गिफ्ट दिए हैं तो वो शो करता है कि आप एक दूसरे की केयर करते हो। लाइकवाइज वो कभी जैसे मान लो डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो अब बेसिकली इसके 4 पिलर्स होते हैं कि आपका इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, क्या आप इमोशनली पार्टनर्स हो या नहीं हो। आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, क्या फाइनेंशियली आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो जब रिक्वायर्ड है कि नहीं करते हो। उसी तरह से इसका दूसरा होता है कि सोशली आप लोगों को पता है कि नहीं पता, दोस्त यार दोस्तों को, मतलब ये तो नहीं है ना कि आपका रिलेशनशिप प्राइवेट है, किसी को पता ही नहीं है, पब्लिक में आप कभी इकट्ठे गए नहीं, आप दोस्तों ने कभी आपको एज अ कपल इन्वाइट करा नहीं। तो इस तरह से अपने पिलर्स के अगेंस्ट ये चेक करते हैं कि ये रिलेशनशिप जेन्युइन है या नहीं है, ऑनगोइंग है या नहीं है, लोगों को पता है कि नहीं पता, एक दूसरे की फाइनेंशियल सपोर्ट है कि नहीं है, और जो चौथा पिलर है कि आप रहते कैसे हो। आप एक ही एड्रेस पे रहते हो, आप अलग अलग रहते हो, अगर अलग अलग रहते हो तो क्यों रहते हो,
ऐसा नहीं कि नहीं रह सकते। जैसे मान लो कोई बंदा ईस्ट में जॉब कर रहा है, कोई वेस्ट में जॉब कर रहा है, वो वीकडे को अलग रहते हैं, वीकेंड पे इकट्ठे मिलते हैं, छुट्टियों पे इकट्ठे होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो फाइन एज लॉन्ग एज आप एक दूसरे के फाइनेंसेस शेयर करते हो, घर का सामान इकट्ठे लाते हो, एक दूसरे के लिए केयर करते हो, उसके लिए सामान ले लिया, आपने ले लिया, कभी रेस्टोरेंट गए, कभी आपने खर्च दिया, कभी आपने खर्च ये दिया, सब भी काउंट होएगा। या कोई सेट रूल है कि बाहर लड़का खर्चेगा, घर का सामान लड़की लाएगी, या वाइस वर्सा, या मतलब कभी इसने खर्च दिया, कभी उसने खर्च दिया, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये सब भी होता है। और अगर भाई ऐसे हम आ तो गए, शादी भी हो गई, उसके बाद रिलेशनशिप टूट गया या फिर लड़ाई हो गई, तो फिर क्या सीन होता है शादी के बाद? देखो, क्योंकि पार्टनर वीजा 2 स्टेज वीजा है उसका, क्योंकि इसका मेन क्राइटेरिया है कि रिलेशनशिप हैज टू बी ऑन गोइंग एंड लॉन्ग टर्म। तो अगर आपका रिलेशनशिप, क्योंकि 2 साल स्टेज 2 डलती है, तो अगर आपका 2 साल जितना रिलेशनशिप ही नहीं चला तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग में कंसिडर ही नहीं होगा ना। तो इसलिए तो अगर तो रिलेशनशिप टूट गया तो जो सेकंड पार्टनर है उसको अपना कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जैसे कोई और वीजा डाल दिया, स्टूडेंट डाल दिया, एम्प्लॉयर डाल दिया, कुछ भी और उसका जिसके लिए वो क्वालिफाई करता होगा या होगी, स्किल्ड वगैरह वो डाल दिया, वो तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हो। पर अगर रिलेशनशिप टूटा पर उसमें डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व हो गया, जैसे एक बंदे ने दूसरे बंदे के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया, अब डोमेस्टिक वायलेंस डज नॉट ऑलवेज हैज टू बी फिजिकल और डज नॉट ऑलवेज हैज टू बी बॉय टू अ गर्ल। रिलेशनशिप में कोई भी, हाँ, लड़कियों ने भी लड़कों को डोमेस्टिक वायलेंस किया है, जो वीजास बाद में प्रूव है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव हो जाता है कि दोनों कपल्स के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो फिर उस केस में ये सेकंड स्टेज पे प्रोसेस जाता है और बंदा डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू भी पीआर हो सकता है। मतलब मिल जाती है? हाँ, मिल जाती है एज लॉन्ग एज। अब डोमेस्टिक वायलेंस का मेन रूल क्या है कि सबसे पहले हमारे को ये प्रूव करना पड़ता है कि रिलेशनशिप था। ये नहीं है कि हम सीधा प्रूव कर दें डोमेस्टिक वायलेंस में हमें पीआर दे दो, नहीं, पहले प्रूव करना पड़ता है कि रिलेशनशिप था, जेन्युइन था, ऑनगोइंग था। रिलेशनशिप होने के बाद आपने फाइल डाली थी, उसके बाद आगे जाके डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक दूसरे पे हाथ उठाना, एक दूसरे को अब्यूज करना, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लो लड़का लड़की रहते हैं और लड़की का कोई और बॉयफ्रेंड है, वो घर आना शुरू हो गया, उसको फिजिकल अब्यूज नहीं किया पर इमोशनल अब्यूज करा, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, क्योंकि उसको ट्रॉमा होता है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से मैं लड़का लड़की को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पर आइदर और वाइस वर्सा, कोई भी लड़का गर्लफ्रेंड लेकर आने लग गया कोई और, या कुछ भी इमोशनल अब्यूज हो गया, या फाइनेंशियल, मतलब उसके सारे फंड्स कंट्रोल में कर लिए, उसको पैसे नहीं देने, उसको वो अपनी जॉब करके आ रही है पर सारे पैसे बंदे के पास जा रहे हैं, या वाइस वर्सा। तो ये सारे अगर किसी भी तरह से अब्यूज हुए हैं, फिर क्या होता है, इसको वो असेस करते हैं कि इसको हुआ क्या। वो बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट होती है, सोशल वर्कर के पास जाता है, सोशल वर्कर की रिपोर्ट होती है। मान लो बच्चा उस रिलेशनशिप से, तो बच्चे के वेलफेयर वालों से रिपोर्ट होती है, डॉक्टर स्टैटिक लिखता है, साइकोलॉजिस्ट लिखता है, या फिर बंदे ने इंटरवेंशन ऑर्डर ले लिया। मान लो फिजिकल अब्यूज है और उन्होंने पुलिस बुला रही हो, इंटरवेंशन ऑर्डर पहले तो मिलता है टेम्परेरी, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है फुल में। तो अगर इंटरवेंशन ऑर्डर के आपके पास प्रूफ्स हैं, स्टैट डेक्स हैं, ये सब कुछ है, तो आप अपना जो वीजा है उसी वीजा को कंटिन्यू करके सेकंड स्टेज के थ्रू पीआर ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टेड एट वन स्टेज बट नाउ इट्स ब्रोकन ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस एंड यू हैव गॉन थ्रू अब्यूज, तो फिर उस स्टेज से आप पीआर हो जाते हैं। तो उससे कैसे, कि मार कुटाई से कैसे पीआर हो रहे हैं लोग? मार कुटाई से पीआर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल लड़ना शुरू कर दो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया आ गया या आ गई, कंसिडरिंग कि वो लॉन्ग टर्म किसी के साथ रहना चाहता है या चाहती है, और यहाँ आने के बाद उसके साथ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिस्करेज करती है। पर वो किस वीजा पे थे अगर हम इस सिचुएशन? पार्टनर वीजा स्टेज 1 पे। पार्टनर वीजा स्टेज मतलब उनकी पीआर नहीं आई थी? नहीं आई थी, स्टेज 2 नहीं आई। उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो भी पीआर हो सकता है। ये है कि धक्के नहीं पड़ेंगे, धक्का नहीं मारेंगे। ये उस स्टेज में होता है, जैसे तो ऑनशोर पार्टनर वीजा है, उसकी स्टेज 1 डली हुई हो या स्टेज 2 डली हुई हो, मतलब स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करते हो तब भी होता है। पर जो ऑफशोर से आते हैं उनको स्टेज 1 अप्रूवल चाहिए होता है डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू पीआर डालने के लिए। ये नहीं कि स्टेज 1 आई नहीं और आप ऑफशोर ही बैठे और ऑफशोर में अब्यूज हुआ, वो नहीं। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे अगर अब्यूज होता है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बेसिस पे पीआर देती है। अब ये जो सारी सिचुएशंस है ना, ये सारे पार्ट्स है वीजा के, मैंने कहीं पे नहीं सुने हुए भाई। काफी ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है अगर आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व हो जाती है। और भाई एक और चीज, लास्ट चीज, की अगर कोई बंदा जैसे रिलेशनशिप में बट वो लड़का साथ है, लड़की है, गे और लेस्बियंस, उन लोगों के सीन में कैसे प्रूव होते हैं? क्योंकि आजकल जमाना बदल गया है भाई। जमाना बदल गया है, बिल्कुल बदल गया। पहली बात, मैं पुराने में एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप जो हम बोल रहे थे ना, रिलेशनशिप जेन्युइन ऑनगोइंग, उसमें ये भी है कि रिलेशनशिप हैज टू बी एक्सक्लूसिव।
एक्सक्लूसिव। ये नहीं है कि लड़का बोले कि मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं दोनों को पीयर कराना चाहता हूँ, या मैं एक को पीयर कराना चाहता हूँ, एक को नहीं कराना चाहता हूँ, या वाइस वर्सा। इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव। आपका एक पार्टनर होना चाहिए, मल्टीपल पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। पर वो इंडिया में एक यूट्यूबर है, उसकी 2 बीवी हैं, उसका होएगा उसको। इट हैज टू बी एक्सक्लूसिव। वो बोले कि मेरा एक के साथ रिलेशनशिप है, उसको मैं पीयर कराना चाहता हूँ। और ये गे लेस्बियन वाला सीन, अच्छा हाँ, जो गे लेस्बियंस का क्या है कि अब गे और लेस्बियंस के अंदर कंसिडर वो पार्टनर ही होते हैं, पर क्योंकि पार्टनर 2 तरह से होता है, या तो शादी वाला या डिफेक्टो वाला। डिफेक्टो वाले के लिए 1 साल का रिलेशनशिप चाहिए, और शादी वाले के लिए अब डिफेक्टो में ना काफी कंट्रीज उनकी शादी अलाउड नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं, या तो ऐसी किसी कंट्री में जाकर शादी करा लो जहां पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि आप स्टेट अवे फाइल लॉन्च कर सको। अदरवाइज आपको 1 साल का रिलेशनशिप रखना पड़ता है प्रूव करने के लिए आप डिफेक्टो रिलेशनशिप में हो। अब डिफेक्टो के अंदर काफी हद तक ये क्राइटेरिया होता है कि आपका लिव इन होना चाहिए या उस सॉर्ट ऑफ रिलेशन होना चाहिए। पर हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो हमारे गे कपल्स को पीआर आई थी, वो दूसरी कंट्री में रहते थे, वो सिर्फ मिलते थे मोर देन 1 ईयर। उन्होंने खुद से फाइल लॉन्च करी थी, उनकी फाइल रिफ्यूज हो गई थी बिकॉज दे वर नॉट एबल टू प्रूव दैट इट्स अ डिफेक्टिव रिलेशनशिप। उसके बाद वो सेम फाइल हमारे पास लेकर आए, हमने सारे उनसे डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस किए, बात करी, और ये प्रूव कर पाए कि वो रिलेशनशिप साल से पुराना है, बट ड्यू टू देयर जॉब कमिटमेंट दे कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर 1 ईयर। तो उनको वेवर मिलके उनकी रिलेशनशिप में पीआर आ गई थी। तो गे लेस्बियंस ये सबको हम पूरा एनकरेज करते हैं, हम ऐसे किसी को डिस्करेज नहीं करते हैं। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो और वो ऑन गोइंग और लॉन्ग टर्म है, तो हमारे से मिल सकते हो, क्योंकि ये सारे जो रिलेशनशिप्स है ना, इनका कोई सेट रूल नहीं है कि हमें यही देना है। ये हम केस बाय केस डिस्कस करके उनका प्रॉपर प्रोफाइल बनाकर वो सबमिट करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्टनर वीजा इज वेरी एक्सपेंसिव एप्लीकेशन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। उसकी फीस ही 9,000 के आसपास पहुंच जाती है, सिर्फ डिपार्टमेंट कॉस्ट, बाकी ऑन टॉप। तो इसलिए खुद से रिस्क लेना बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, तो कोई $500-700 का वीजा नहीं है। हाँ, हम लोग सोचते हैं खुद से वीजा डाल देंगे, भाई नहीं होता है, और इतनी एक्सपेंसिव होता है। अब स्टूडेंट में भी हम लोगों को डर लगता है, डलने को तो एप्लीकेशन बन जाती है, उसके अंदर इतना कुछ नहीं, बट तुमको काफी सारी चीजें प्रूव करनी होती है जो हम लोगों को नहीं पता होता। या फिर अगर हम लोगों को कोई कोर्स चेंज करना है, तो हम लोगों को नहीं पता होता कि भाई हम अपने इस वाले फेज को कैसे प्रूव करें। तो उन चीज़ों के लिए माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नीचे फॉर्म है, नीचे जाके आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। जो जिनको नहीं आया रिप्लाई, भाई आ जाएगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू गगन जी फॉर शेयरिंग द लवली इन्फॉर्मेशन। एंड हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आप लोग वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश करिए सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉस फ्रॉम इंडिया, पीस।